जब मैं ब्याह कर अपने ससुराल आई तो ठीक 13 दिन बाद मेरे ससुर का देहांत हो गया। सब मुझे मनहूस कहने लगे। जब मेरी बेटी हुई तो भी ठीक 13 दिन बाद मेरे देवर का भी देहांत हो गया। मेरी सास मेरे पति को मजबूर करने लगी कि मुझे तलाक दे। लेकिन शादी के बाद मेरे पति के कारोबार में दिन प्रतिदिन उन्नति होती गई। मेरा पति मुझे धैर्य रखने को कहता। एक दिन मेरी सास मुझे और मेरी बेटी को बहाने से अपनी बहन के घर का कहकर पहाड़ी इलाके ले गई और हमें वहां अकेला छोड़ दिया। जब मेरी सास घर आई तो सामने के दृश्य देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सामने तो अपनी 6 महीने की बेटी को सीने में चिमटाए मैं डरी नजरों से इधर उधर देख रही थी। ऊंचे ऊंचे पथरीले टीले और पहाड़ों के बीच मेरी सास मुझे बिठाकर कब की जा चुकी थी। मुझे तो वापसी का रास्ता भी नहीं याद था। आते से उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पहाड़ों में एक वैद्य रहता है जिससे उसने अपनी दवाई लेनी है। मगर यहाँ पहाड़ में मुझे वैद्य तो क्या कोई और इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, गले में कांटे चुभ रहे थे। जब मेरी सास मुझे और मेरी बेटी को एक पत्थर पर बिठाकर खुद पानी लेने के बहाना करके चली गई थी। उन्हें गए हुए अब कई घंटे गुजर चुके थे। मेरी बेटी भूख से बिलख रही थी। अचानक ही मैं चौंकी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरी तो जैसी जान ही निकल गई। बच्ची को गोद में उठाकर मैं उठ खड़ी हुई। दूर से पहाड़ी कुत्तों का एक झुंड दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। डर से मेरे होठों से चीख निकल गई। मैंने मदद के लिए आसपास पुकारा मगर वहां कोई नहीं था। कुत्ते तेजी से मेरी तरफ दौड़ते आ रहे थे। ये तो अच्छा था कि कुत्ते काफी दूर पर थे, पर उनकी भौंकने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। मैंने फैसला कर लिया, रास्ते का पता हो या ना हो, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। मैंने जल्दी से बच्ची को खुद खुद को चिमटाया और अंदाजे से एक ओर को दौड़ने लगी। कुत्ते मेरे पीछे थे और रास्ता चारों ओर एक जैसा ही था। ऊंचे नीचे पहाड़, टीले नुकीले पत्थर। मेरा जूता रास्ते में उतरकर कहीं गिर गया। एक नुकीला पत्थर मेरे पैर में चुभा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरा पैर जख्मी हो चुका था, लेकिन मुझे अपनी और अपनी बच्ची की जान प्यारी थी। मैं अंधाधुंध भागती चली गई। न जाने मैं कितनी देर तक भागती रही। भागते भागते पहाड़ी रास्ता कहीं पीछे रह गया। मैं कच्ची पक्की सी सड़क पर निकल आई। मेरी सांस बहुत तेज तेज चल रही थी। यहाँ निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस सड़क को पहले देखा है। सुबह कैसे मैं जब मेरी सास मुझे लेकर आई थी तो इसी रास्ते से हम लोग इस पहाड़ी इलाके में गए थे। मगर अब मुझे ये समझ नहीं थी कि दाएं जाऊं या बाएं, आखिर घर का रास्ता किस ओर है। मेरे पति को तो पता भी न था कि मैं अपनी सास के साथ पहाड़ी इलाके में आई हूँ। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था और अंधा विश्वास करता था। सिर्फ सास ही थी जिनको मेरा अस्तित्व एक आंख न भाता था। आज सुबह भी जब उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का कहा और साथ में ये कहा था कि अपने पति को कुछ मत बताना, तो एक पल के लिए मुझे परेशानी तो हुई, लेकिन ये सोचकर कि शायद ऐसा करने से मैं अपनी सास की नज़रों में अच्छी बन जाऊंगी, मैं साथ चलने को तैयार हो गई और अब जी भरकर पछता रही थी। बच्ची भूख से बिलख रही थी। मेरे पैर से खून रिस रहा था और सूरज आग उगल रहा था। हिम्मत करके मैं दाईं ओर को चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। एक पल के लिए तो मैं डर गई। न जाने गाड़ी में बैठा हुआ इंसान कैसा होगा, लेकिन शायद भाग्य ने साथ दिया था कि गाड़ी में बैठा हुआ एक अच्छा और बूढ़ा इंसान था। उसे मैंने अपने घर के इलाके का बताया तो वो हैरान हो गया। आप यहाँ इस इलाके में क्या लेने आई हो? बेटा, ये तो पहाड़ी इलाका है। यहाँ चोर उचक्के और गुंडे मवाली रहते हैं। यहाँ तो किसी इंसान का दूर दूर तक दिखाई देना भी मुश्किल से होता है। मैं भी दूसरे शहर से आ रहा हूँ, इसलिए इस तरफ निकल आया। बूढ़े की बात पर मैं हक्का बक्का रह गई। वो अच्छा इंसान था। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और शहर तक लिफ्ट दे दी। जिस समय मैं वापस अपने घर की गली में पहुंची, शाम होने वाली थी। मुझे अपनी सास से ऐसी उम्मीद न थी, लेकिन जैसे ही मैं गली मुड़कर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे घर के दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थी और उनके चेहरे पर मौत के साए लहरा रहे थे, क्योंकि अंदर का दृश्य देखने की हिम्मत तो मुझ में भी ना थी। वो कैसे देख सकती थी? 2 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे अंदाजा न था कि शादी के बाद मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। शादी की रात मेरे पति कमरे में आए तो मेरा घूंघट उठाते ही चौंक गए। विश्वास नहीं आता, माँ की पसंद इतनी भी अच्छी हो सकती है। उन्होंने मेरी सुंदरता की तारीफ की तो मैं शर्मा गई। अभी वो मेरे सामने ही बैठे थे कि अचानक उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने हैरान होते हुए फ़ोन कान से लगाया, लेकिन जितनी देर फ़ोन सुनते रहे उनके चेहरे पर फैलती खुशी देखकर मैं हैरान होती रही। फ़ोन बंद करते ही वो खुशी से बोले, विश्वास नहीं आता, जिस बिजनेस डील के लिए मैं पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था अचानक से पूरी हो गई है। मुझे लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का फ़ायदा हुआ है, और ये सब कुछ तुम्हारे आने से हुआ है। तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा तो मैं शर्मा कर रह गई।
अगले दिन पूरे परिवार में फेमस हो चुका था कि राधिका से शादी करते ही अनिकेत के भाग्य खुल गए हैं। कुछ दिन मोहल्ले वाले और रिश्तेदार आकर मुझे देखते रहे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। मेरी सास भी मेरी तारीफ करते न थकती थी। एक ससुर थे जो बोलते तो कम थे, लेकिन उन्होंने भी मेरे सर पर प्यार भरा हाथ ही रखा था। देवर और नंदे आते जाते भाभी भाभी कहते न थकते। मुझे लगता था जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। मेरा सपना तो उस समय टूटा जब मेरी शादी के ठीक 13वें दिन सुबह सुबह हमारी आंख एक चीख से खुली। मैं घबराकर उठ बैठी। अनिकेत घर में कोई जोर से चीखा है, न जाने क्या हुआ है। मैंने उन्हें उठाया तो वो भी घबराकर उठ बैठे। चीखने की आवाज़ सास के कमरे से आई थी। हम दोनों लपक कर वहां पहुंचे तो हमारा दिल दहल कर रह गया, क्योंकि सामने ही बिस्तर के ऊपर मेरे ससुर मुर्दा हालत में पड़े थे। उनका आधा शरीर बेड के ऊपर था और आधा नीचे। चेहरा नीला पड़ा था, आंखें बाहर आने को थी और मुंह से झाग निकल रही थी। मेरी सास चीख चीख कर रो रही थी। अच्छे भले थे तुम्हारे पिताजी, उन्हें रातों रात क्या हो गया? किसी मनहूस साय ने इनकी जान ले ली है। न जाने कैसे मनहूस कदम पड़े हैं राधिका के इस घर में। आते साथ तेरे पिता की जान ले ली। सास ने मेरे पति को देखकर कहा तो मैं दंग रह गई। उन्होंने ससुर की मौत का जिम्मेदार मुझे कैसे ठहरा दिया? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अनिकेत मेरा हाथ थामकर मुझे वापस कमरे में ले आए थे। दुख तो उनके लिए भी बड़ा था, लेकिन मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि ससुर का देहांत मेरे कारण हुआ है। उन्होंने सपना देखा था जिसमें उन्हें दिखाई दिया कि मैं अपने ससुर का गला दबा रही हूँ। सब लोग मुझे शक भरी नजरों से देखने लगे। देवर और नंदे भी मुझसे दूर रहने लगे। ससुर के देहांत को कुछ दिन ही गुजरे थे कि अचानक एक रात घर में डाकू घुस आए। हम सब चैन की नींद सो रहे थे जब शोर से हमारी आंख खुली। उठकर देखा तो सर पर बंदूकें ताने कई सारे लोग खड़े थे। उन सब ने हमें एक कमरे में बंद कर दिया और आराम से घर के सारे गहने रुपए पैसे लूटने लगे। मेरी सास घबरा रही थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी एक नंद भी जवान थी और डाकुओं की नजरें बार बार हमारी ओर मंडराने लगी। जब उन्होंने जी भरकर लूट पाट कर ली तो अचानक उनके सरदार ने मेरी नंद का हाथ पकड़ लिया। ये लड़की बड़ी सुंदर है, हम इसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे, उन्होंने कहा तो मेरी सास के गले से एक चीख निकली। नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरे पति भी बंधे होने के बाद भी चिल्लाकर डाकुओं को इस हरकत से रोक रहे थे, मगर वो डाकू ही क्या जो किसी की बात मान जाए। उन्होंने मेरी नंद का हाथ पकड़ा और उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बेहोश शरीर को उठाकर उन लोगों ने अपनी गाड़ी में डाला और कुछ ही पलों में रफू चक्कर हो गए। पीछे हम लोग रोते चिल्लाते रह गए। सबसे पहले मेरे पति ने अपने हाथ पैर खोले, उसके बाद उन्होंने सबको आज़ाद किया। यही है कल मुही तेरी पत्नी, जिसके कारण से ही हमें बार बार नुकसान हो रहे हैं। पहले तेरे पिताजी का देहांत हो गया और अब डाकू तेरी बहन को उठाकर ले गए। ना जाने वो उसके साथ क्या करेंगे। मेरी सास ने चिल्लाकर कहा तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे पति ने उनकी बात अनसुनी करके फौरन रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस आई और हम सब ने उल्टे सीधे सवाल करने लगी। पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर हो गई कि घर से जवान लड़की को गुंडे उठाकर ले गए हैं। सभी लोग अजीब नजरों से हमें देखने लगे। मेरी सास जहाँ बैठती यही कहती कि जब से ये लड़की हमारे घर आई है, इसके मनहूस साय ने घर की खुशियाँ खा ली हैं। मैं अपने आंसू पीती वहां से उठ जाती। शुक्र था कि अनिकेत इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वैसे भी उनका कारोबार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा था। उन्हें हर दिन ही प्रॉफिट होने की खबर मिल रही थी। घर में इतनी बड़ी डकैती होने के बाद भी घर के हालात में कोई फर्क न आया। अगले ही दिन अनिकेत को लाखों का फायदा पहुंच गया, लेकिन पुलिस के लाख ढूंढने के बाद भी मेरी नंद का दोबारा कहीं पता न चला। मेरा देवर भी अब मुझसे कम ही बात करता था। मुझे ये सब कुछ अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन मेरा देवर कॉलेज से वापस आया तो उसकी आंखें लाल हो रही थी। क्या बात है प्रतीक, क्या तुम बीमार हो? मैंने हमदर्दी से पूछा तो वो घबराकर मुझे देखता रह गया। फिर बोला, भाभी जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। और हाँ, सादा रोटी मत बनाना, पराठा बना कर देना। देवर ने कहा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इतने दिनों बाद इस घर में किसी ने मुझसे तो बात तो की थी। मैं खुशी खुशी उसके लिए खाना तैयार करने लगी। वो अपने कमरे में चला गया। खाना जैसे ही तैयार हुआ मैं लेकर सीधा उसके कमरे में चली आई। दरवाज़ा बंद था। मुझे अपना देवर बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह लगता था। मैंने दरवाजे पर नॉक किया, मगर अंदर से कोई ना बोला तो मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। सामने मेरा देवर कपड़े चेंज कर रहा था। एक पल के लिए मुझे शर्म सी आ गई। मैं बगैर पूछे कमरे में आ गई थी। मेरा देवर अजीब सी नज़रों से मुझे देखे जा रहा था। मैंने घबराकर जल्दी से खाना मेज़ पर रखा और पलटने लगी। ठीक उसी पल मेरी सास न जाने कहाँ से सामने आ गई। वो मुझे देवर के कमरे में देखकर हक्का बक्का रह गई। देवर ने सिर्फ पैंट पहन रखी थी और अभी शर्ट उसके हाथ में थी। हाय हाय, मेरे एक बेटे को तो अपने काबू में करके बैठी है, अब दूसरे बेटे पर भी डोरे डाल रही है। तेरे तो लक्षण ही खराब हैं।
मुझे शुरू से ही शक था कि तू चरित्र की अच्छी नहीं। जब से इस घर में आई है तब से मेरी सारी खुशियों को खा गई है। मनहूस डायन, निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से? आने दे अनिकेत को, आज ही उसे बताऊंगी कि तू आवारा और चरित्रहीन है। मेरी सास ने मुझ पर ऐसे आरोप लगाना शुरू किए कि मैं फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रह गई। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस प्रतीक को खाना देने आई थी। मैंने घबराकर कहा तो मेरी सास चिल्लाकर बोली, प्रतीक तो तुझसे बात तक नहीं करता, तुझसे खाना क्यों मांगेगा? बता प्रतीक, क्या तूने इससे खाना मांगा था? सास ने देवर की तरफ मुंह किया तो वो जो हैरान खड़ा था उसने अचानक नहीं में सर हिला दिया। मैं हक्का बक्का रह गई। उसने क्या किया था? उसने तो मुझे सर से लेकर पैर से शर्मिंदगी के समुंदर में डिबो दिया था। साथ तो सीना पीटते हुए मुझे बातें सुना रही थी और न जाने क्या क्या कह रही थी। मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं लपक कर कमरे से बाहर निकल आई। मुझे पक्का विश्वास था कि अनिकेत के आते ही मेरी सास उससे न जाने क्या कुछ कहेंगी। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। शाम में जैसी अनिकेत बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, मेरी सास लपक कर कमरे से बाहर निकल आई। मैं भी कमरे से बाहर निकल आई। सारा दिन रोने के कारण मेरे सर में तेज दर्द था। आ गया है अनिकेत, बताती हूँ उसे कि तू इसकी अनुपस्थिति में क्या कुछ करती है। सास ने कहा तो मैंने घबराकर उनके सामने हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बात तो गलत रंग मत दें। लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को ही तैयार न थी। अनिकेत अंदर आए तो मुझे माँ जी के सामने हाथ जोड़े देखकर वह हक्का बक्का रह गए। आ गया मेरे बेटा, जल्दी कर, इस घटिया औरत को तलाक देकर घर से निकाल। ये आते ही पहले तेरे बाप को खा गई, इसी के कारण तेरी जवान बहन घर से गायब हो गई और आज ये तेरे छोटे भाई पर भी डोरे डाल रही है ताकि इसको भी अपना शिकार बना ले। इस जैसी औरतों को घर में नहीं बसाया जाता, इसे घर से निकाल दे। तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। मेरी सास जो शुरू हुई तो फिर चुप न हुई। अनिकेत कभी अपनी माँ को देखता और कभी मुझे। मेरी सास ने अपने से चार बातें बढ़ाकर अनिकेत को बताई कि मैं आज दिन में प्रतीक के कमरे से रंगे हाथों पकड़ी गई हूँ। वो एकदम घबराकर मुझे देखने लगे। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे और जब भी मैंने सास की बुरी बातों के बारे में बताती तो मुझे धीरज रखने को कहते थे, लेकिन आज तो वो खुद भी हैरान रह गए। मेरा दिल डूबने लगा, कहीं अनिकेत सच में मुझे घर से ना निकाल दे। ये सोचकर ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरी सास अभी भी चिल्ला चिल्ला कर मुझे कह रही थी, लेकिन मैं बेहोश होकर नीचे गिरती चली गई। बस मैंने आखिरी दृश्य ये देखा कि अनिकेत घबराकर मेरी ओर लपक रहे थे। जब मेरी आँख खुली तो मुझे अस्पताल की सफ़ेद छत नजर आ रही थी। मेरे दाएं तरफ अनिकेत खड़े थे और वो मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर मेरी आवाज़ ठीक होने में लगी और जब मुझे याद आया कि बेहोश होने से पहले घर का माहौल क्या था तो मैं हैरान रह गई। अनिकेत तो यूँ मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप मुझे डाइवोर्स देकर घर से निकाल देंगे? मैंने घबराकर अनिकेत से पूछा तो वो हंस पड़े। अरे नहीं, मैं तुम्हें डाइवोर्स क्यों दूंगा? मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी अब तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है। डॉक्टर ने बताया है कि तुम माँ बनने वाली हो। अनिकेत की बात पर मैं हैरान रह गई। समाचार तो सच में बहुत अच्छा था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो मुझे लग रहा था मेरा घर उजड़ने वाला है, अब भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी थी। सास भी खामोशी से मुझे देख रही थी। वो भी अस्पताल में साथ आई थी। अनिकेत मुझे बहुत ही ध्यान से घर वापस ले आए। अब तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं लेनी, माँ की बातों की तो बिल्कुल भी नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम एक स्वस्थ बच्चा पैदा करो। अनिकेत ने कहा तो मैं सिर झुकाकर रह गई। अब मैं उन्हें क्या बताती कि खुद तो वो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, पीछे उनकी माँ सारा दिन मेरा जो हाल करती थी वो मैं ही जानती थी। अब तो मुझे अपने देवर से भी डर लगने लगा था। वो जैसे ही घर में आता मैं भागकर अपने कमरे में चली जाती, लेकिन अनिकेत मेरा बहुत ख्याल रखते। अपने हाथों से फल काट कर मुझे देते। रात को जब मैं दूध का गिलास पी न लेती वो मेरे सामने खड़े रहते। उनके इस प्यार पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन सुबह जैसे ही वो काम के लिए निकलते मेरी सास अपने तानों से मेरा दिल छलनी कर देती। वो मुझे बुलाती ही डायन शब्द से थी। ओ डायन, कितनों को खाएगी? मेरे पति को तो खा लिया, मेरी बेटी को भी खा गई, अब मेरे दो बेटे ही बचे हैं। खबरदार अगर उनकी तरफ तूने देखा भी तो। उठते बैठते वो मुझे बस यही बातें सुनाती रहती थी। मेरी सास अक्सर ही बीमार रहती थी। उन्हें लगता था कि उनकी बीमारी का कारण भी मैं ही हूँ। खैर, जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। 9 महीने गुजरे तो मुझे खुद अपनी हालत देखकर डर लगने लगा। रह रहकर मुझे बस यही विचार आ रहा था कि कहीं मेरे बच्चे को भी कुछ ना हो जाए। सास की बातें सुन सुनकर तो मेरा दिल घबराने लगा था। मुझे भी लगने लगा था कि कहीं मैं सच में मनहूस तो नहीं हूँ। लेकिन मेरे पति थे जो उठते बैठते मेरा दम भरते थे। शादी के बाद कुछ ही समय में हमने वो पुराना मकान छोड़कर एक नया शानदार मकान ले लिया था।
पहले छोटी सी गाड़ी थी, अब मेरे पति की एक बड़ी सी गाड़ी रखते थे। उनका कहना था कि कारोबार की ये तरक्की सिर्फ मेरे कारण हुई है। मैं उनकी बात सुनकर हंस देती थी। मुझे तो लगता था भगवान ने ना जाने कौन कर्मों के बदले मुझे अनिकेत जैसा पति दिया है। एक दिन मुझे दर्द हुआ तो अनिकेत घर पर ही थे। वो मुझे फौरन अस्पताल ले गए और ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर ने मुझे मेरी नन्ही सी बेटी हाथों में थमाई तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मेरी तरह। अनिकेत उसे देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सिर्फ सास थी जिन्होंने मेरी बेटी को देखते ही मुंह बना लिया था। अपने जैसे एक और मनहूस डायन पैदा कर ली। बेटा पैदा करती तो शायद मुझे खुशी भी होती। सास ने दबे दबे शब्दों में मुझे अस्पताल में ही ये बात सुना दी थी। मेरा दिल बुझ सा गया, लेकिन अनिकेत को खुश देखकर मैं भी खुश थी। मेरी तबीयत ठीक हुई तो हम अस्पताल से घर आ गए। उठते बैठते अनिकेत पहले मेरी तारीफें किया करते थे, अब हमारी बेटी का पूछते रहते। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी का नामकरण शानदार हो। मैं सारे रिश्तेदारों को दावत पर बुलाऊंगा। मेरे पति ने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती थी। नामकरण 7वें दिन करना था, मगर उस दिन संयोग से अनिकेत के ऑफिस में ऐसा काम पड़ा कि हम कोई फंक्शन न रख सके। बेटी के जन्म के 13वें दिन अनिकेत ने घर में शानदार पार्टी रखी। रिश्तेदार सुबह से ही जमा होना शुरू हो गए थे। सभी मेरे भाग्य पर गर्व कर रहे थे। ऐसा प्यार करने वाला पति, रुपया दौलत हर किसी के भाग्य में तो नहीं होता। मैं खामोशी से अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी थी। अनिकेत आते जाते मेरी तारीफ करते तो मैं मुस्कुराने लग जाती। अचानक ही घर के दरवाजे पर एक शोर सा हुआ। मैंने घबराकर अपने दिल पर हाथ रख लिया, क्योंकि चीखने वालों में से सबसे ऊंची आवाज़ मेरी सास की थी। घर के दरवाजे से एक लाश को उठाए कोई अंदर आ रहा था। उन्होंने लाश को लाकर आंगन में रखा तो घर में एक कोहराम मच गया। वो मेरे जवान देवर की लाश थी। सुबह तो वो अच्छे से घर से अच्छा भला गया था और अब मुर्दा हालत में वापस आया था। मेरी सास रोते हुए चिल्ला चिल्लाकर अपने सीने को पीट रही थी और कह रही थी कि राधिका मनहूस है। जिस तरह इसने आते ही मेरे पति को खा लिया था, अब इसकी बेटी ने आते ही मेरे बेटे को खा लिया है। जिस तरह ये मनहूस डायन है, बिल्कुल इसी तरह इसकी बेटी भी डायन है। मैं हक्का बक्का ये सब देख रही थी और जिन नज़रों में पहले गर्व था, अब वो सब शक भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे। मैं अपने बच्चों को मुझसे दूर किए जा रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। अनिकेत भी निढाल अंदाज में अपने जवान भाई की लाश के पास बैठा था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। घर में किसी को मेरा ख्याल न था। देवर की मौत का मुझे भी दुख था, मगर इस समय भला मेरा क्या कसूर था। मैं खामोशी से उठकर अंदर कमरे में चली गई। मेरी नन्ही सी बेटी रोए जा रही थी। शाम तक अर्थी उठाने की बात ही हुई। मैं कमरे से बाहर निकली तो अचानक ही एक ओर से मेरी सास लपक कर आई और दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगी। तुझे तो मैं जान से मार डालूंगी डायन, अब तो मुझे खाएगी। अब मेरी जान को खतरा है, लेकिन इससे पहले मैं तुझे और तेरी बेटी इस बेटी को मार डालूंगी। मेरी तो हालत खराब हो रही थी। अच्छा था कि आस पास खड़ी औरतों ने मेरी सास को छुड़ाकर पीछे कर दिया, वरना शायद वो मुझे मार ही डालती। देवर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में उदासी छा गई। रात गया निकेत कमरे में आए तो उनकी आंखें भी लाल हो रही थी। मैं फूट फूट कर रो दी। इस सब में मेरा और मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। निकेत मैंने कहना चाहा, लेकिन अनिकेत भी करवट बदल कर लेट गए। शायद वो थके हुए थे या फिर उनके दिल में मेरे लिए मैल आ गया था। दिन गुजरते गए। मेरी सास बहुत बीमार पड़ गई थी। मैंने उनकी सेवा में कोई कसर न रखी, लेकिन यूँ लगता था जैसे मैं और मेरी बेटी उन्हें एक आँख नहीं बहाती। अनिकेत का व्यवहार तो नॉर्मल हो गया तो वो पहले की तरह मुझ पर और अपनी बेटी पर जान छिड़कने लगा, लेकिन सास अब सारा दिन मुझे और मेरी मासूम बेटी को बुरा भला कहती रहती। फिर अचानक ही एक दिन वो खामोश हो गए और सारा दिन मुझे घूरती रहती। उनकी ये खामोशी किसी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी थी। एक दिन वो मेरे कमरे में आई। उनके स्वर बिल्कुल बदले हुए थे। राधिका, डॉक्टर की दवाइयों से तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। मैंने सुना है कि यहाँ से दूर एक पहाड़ी इलाका है जहाँ मेरी बहन रहती है। उसी ने मुझे एक वैद्य जी के बारे में बताया है। पहाड़ों के अंदर उनका डेरा है। उनकी दवा से दूर दूर से आए लोगों को आराम आ जाता है। अनिकेत को कहूँगी तो वो मेरे साथ नहीं जाएगा और वैद्य जी को बुरा भला कहेगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मैं तो हैरान रह गई, लेकिन मैं खुश थी कि कम से कम सास ने मुझसे बात तो की। ठीक है माँ जी, मैं बेटी को पड़ोसन को दे आऊँगी। न जाने हमें वापसी में कितनी देर लग जाए, कहीं ये आपको परेशान ना करे। मैंने कहा तो मेरी सास घबरा गई। अरे नहीं नहीं, इसके बगैर थोड़ी ना जाएंगे। छोटी सी बच्ची को किसी और के हवाले करके क्यों जाओगी, इसको साथ लेकर चलो। उन्होंने कहा। मैं हैरान तो थी, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली और यही फैसला मेरे लिए गलत साबित हुआ था। सास ने घर की गाड़ी के होते हुए भी हमें रिक्शे में बिठाया। बड़े लंबे सफ़र के बाद रिक्शा एक अजीबोगरीब वीरान से इलाके के सामने जाकर रुका तो मेरी सास उसमें से उतर गई। रिक्शे वाला हमें अजीब नज़रों से देखता हुआ आगे चला गया।
मेरी सास मुझे लेकर इन ऊंची नीचे पहाड़ियों के अंदर अंदर जाने लगी। कभी एक पहाड़ पर चढ़ती, कभी दूसरे पर। वैद्य जी कहाँ बैठते हैं मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। मेरी बेटी भूख से बिलख रही थी, खुद मुझे भी बहुत प्यास लग गई थी। अच्छा तुम लोग रुको, यहाँ पास ही मेरी बहन का घर है, मैं वहां से पानी ले आती हूँ, मेरी सास ने कहा। मुझे बहुत डर लग रहा था इस वीरान इलाके में, मगर मैं सास के डर के मारे कह भी ना सकी। वो आराम से पहाड़ से नीचे उतरी, थोड़ी ही देर बाद गायब हो गई। घंटों तक उनका इंतजार करने के बाद भी जब वो ना आई तो मजबूरन बेटी को लेकर मैं वापस आ गई थी। और अब सामने जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा था उसे देखकर तो मैं दंग रह गई थी। घर का दरवाजा खुला था, अंदर अनिकेत एक पुलिस इंस्पेक्टर से गले मिल रहे थे। वो उनका पुराना दोस्त लग रहा था। माफ कीजिएगा अनिकेत जी, हमें कुछ देर तो लग गई, लेकिन आपके काम को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। लीजिए आपकी अमानत हाजिर है। इंस्पेक्टर ने अपने पीछे खड़ी चादर के अंदर कांपती लड़की को अनिकेत की ओर किया तो अनिकेत ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। मैं और दरवाजे पर खड़ी मेरी सास भी फटी फटी आंखों से ये सब देख रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद थी। ये सब क्या है? ये तो मेरी बेटी है, तुम इसे कहाँ से लाए हो? मेरी सास ने लपक कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया जो फूट फूट कर रो रही थी। पुलिस वाले ने अपने चेहरे पर गंभीरता फैल गई। अनिकेत ने भी खा जाने वाली नजरों से अपनी बहन को देखा। जब से हमारे घर में डकैती हुई है और डाकू इसे उठाकर ले गए थे, मैं तब से ही पुलिस वालों के पीछे लगा हुआ हूँ। पुलिस वालों का कहना था कि उन्हें कुछ शक था। ये कैसा अनोखा केस था। लगातार तफ्तीश और पूछताछ के बाद आखिरकार वो लोग उन गुंडों तक पहुंच गए और तभी पता चला कि मेरी ये बहन जो शक्ल से सीधी और मासूम लगती है, ये खुद उस गुंडे की प्रेमिका रह चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि घर में चोरी डकैती के बाद वो इसे अपने साथ अगवा करके ले जाएगा ताकि किसी को शक न हो। पूछिए इससे, अनिकेत ने कहा तो मेरी सास हैरान रह गई। मेरी नंद अपना जुर्म स्वीकार कर रही थी। पुलिस वाला अचानक बोला, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और बुरी खबर आपको देने वाला हूँ। आपका बेटा उस दिन एक्सीडेंट में नहीं मरा था, बल्कि वो नशे की ओवरडोज की वजह से मरा था। सिर्फ अनिकेत जी के कारण मैंने बाकी किसी को इस बात की खबर नहीं दी ताकि आपके घर की बदनामी ना हो, पुलिस वाला कह रहा था। और मेरी सास सर पकड़े जमीन पर बैठती जा रही थी। मैं तो हर चीज का दोषी राधिका को ठहराती रही, मुझे पता ही न चला। मेरी तो अपनी औलाद बुरी है। मेरी सास आंसुओं के बीच बोली। वो बहुत शर्मिंदा थी। हाँ माँ, आप फालतू में राधिका पर हर चीज पर का आरोप लगाती रही। पिताजी दिल के मरीज थे, उस रात वो चल बसे तो इसमें राधिका का कोई कसूर नहीं था। और बाकी आपके दोनों बच्चों के साथ जो कुछ हुआ वो सब उनकी अपनी गलतियों के कारण था। अनिकेत ने भी मेरी साइड ली। मेरी सास और नंद जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। वो जानती थी कि अब मेरी नज़र में उनका मान कभी ऊंचा नहीं होगा। उनकी आंखें अब खुल चुकी थी, लेकिन अब उनका मान अनिकेत की नज़र में ख़त्म हो चुका था। अनिकेत ने मेरा हाथ थामा और मुझे अंदर ले गए। मेरी सास और नंद बाहर बैठी अपनी करनी और अपने भाग्य पर रो रही थी। मैंने हर चीज़ को भुलाकर नई जिंदगी जीने की कोशिश की। अनिकेत एक बहुत अच्छा पति था। अब सास मुझे कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।